गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग चार्ज के टाइप्स के बारे में देखे थे, उसके यूनिट, उसके डायमेंशन के बारे में देखे थे। पिछले वीडियो में डिटेल में देखे थे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव के ही दो प्रकार के होते हैं। एक चार्ज बॉडी के लिए क्या कंडीशन होता है और एक अनचार्ज बॉडी के लिए क्या होता है। और आज देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी कि चार्ज में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है और सबको एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं सम फैक्ट्स अबाउट चार्ज। तो पहला पॉइंट होगा कि बहुत सिंपल पॉइंट कि लाइक चार्ज जो होता है रिपेल करता है, यानी लाइक चार्जेज रिपेल each other। जैसे पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब ये दूसरे को रिपेल करेगा। निगेटिव इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों। अच्छा, अगर एक चीज देख लें कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अगर ऑलवेज लिख देंगे कि ऑलवेज, तो ये गलत हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना कि फिजिक्स में ऑलवेज का ऑप्शन, नेवर का ऑप्शन जो होता है अधिकांश गलत होने का चांस रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी लॉ का, थ्योरम का एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे कभी कभी पॉजिटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन भी होने लगता है, निगेटिव और निगेटिव में भी अट्रैक्शन होने लगता है। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे कि कौन ऐसा कंडीशन है, कब ऐसा कंडीशन आता है जब पॉजिटिव और पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन होने लगता है। तो चलिए, यहाँ एक नॉर्मल केस है कि पॉजिटिव में रिपल्सन होता है और निगेटिव में भी रिपल्सन होता है, यानी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। और ये दोनों में एक केस में अट्रैक्शन भी होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर चार्ज एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा और लाइक चार्जेज में रिपल्सन होगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट कि चार्ज इज स्केलर। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और एक चीज़ बता दें कि चार्ज स्केलर है तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि स्केलर का फिजिक्स आसान हो जाता है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी होता है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आसान हो जाता है। सिंपल जो बचपन से सीखते आए हैं वही रहता है। जैसे अगर यहाँ 2 कूलम और 2 कूलम जोड़ दें तो 4 कूलम हो जाएगा। अगर 4 कूलम माइनस 2 कूलम कर दें तो 2 कूलम हो जाएगा। अगर 2 कूलम इंटू 4 कूलम कर दें तो 8 कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। तो जो भी क्वांटिटी, इसलिए हर क्वांटिटी में स्केलर वेक्टर बताना जरूरी हो जाता है कि अब जो स्केलर होगा वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, जिसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
यानी जोड़ घटाव गुना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2 2 4, 4 में से 2 घटा 2। यहीं अगर वेक्टर रहता, अगर चार्ज वेक्टर रहता तो अब उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब एक अलग रूल से होता। वहाँ 2 + 2 4 कोई ज़रूरी नहीं होता कि 2 + 2 4 होगा ही। तो खैर वेक्टर तो है नहीं, जब वेक्टर आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो चार्ज क्या है? स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो इसका अलजेब्रा सिंपल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसको यहां से ऐसे कर दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट में कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। देखिए इसका मतलब कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल यानी अगर किसी चार्ज बॉडी को और अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में ला दें, जैसे मान लेते हैं कि ये चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है। इसको अभी मिटा दे रहा हूं। एक चार्ज बॉडी है और मान लेते हैं कि ये एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी, और ये क्या है? चार्ज बॉडी। चलिए इस पर 10 कूलम चार्ज है। अगर इसको आप कांटेक्ट कराते हैं, चलिए यहाँ एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं। कंडक्टिंग वायर से ये कंडक्टिंग वायर लगा दिए, कांटेक्ट करा दिए, तो इसमें से चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कि 10 कूलम चार्ज है और ये मान लेते हैं कि ये बॉडी और ये बॉडी आइडेंटिकल है, एकदम साइज सेम है। तो होगा क्या कि अब इस पर और इस पर, दोनों पर, इस पर भी 5 कूलम हो जाएगा और इस पर भी 5 कूलम हो जाएगा। हाँ, ये तब ही होगा, ध्यान रहे, ये तब ही होगा जब दोनों बॉडी का साइज आइडेंटिकल हो, ठीक है। अब बॉडी के साइज के अनुसार भी चार्ज जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेस में कि अलग अलग साइज हो जाता है तो कितना चार्ज उस पर जाएगा। लेकिन यहाँ एक केस ले लिए हैं कि अगर 2 बॉडी आइडेंटिकल हो तो दोनों में हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ क्या देखें कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ जब हम कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी अब अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। तो ये कौन सा नंबर था? 1 2 3 4 5। अब 5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टी, कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज, ऑलवेज यहां दे देते हैं, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है हमेशा मैटर से एसोसिएटेड रहेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर मास है तब ही चार्ज है, लेकिन जब चार्ज है तो मास, जैसे कहने का मतलब कि अगर बॉडी चार्ज है तो इसका मतलब मास है, यानी बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। यानी इसको लिख सकते हैं कि चार्ज
कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक्चुअली अब चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में मास है, यानी जहाँ चार्ज है वहाँ मास जरूर होगा। लेकिन अब मास तो चार्जलेस बॉडी भी हो सकता है ना। अब हमारे मास है इस बॉडी में, मेरे बॉडी में, लेकिन चार्ज कहाँ है? नहीं है। यानी विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, कुछ पार्टिकल होता है जिसका मास 0 होता है, जैसे फोटोन। फोटोन का मास मीन्स यहाँ रेस्ट मास। न्यूट्रिनो, उसका भी मास 0 होता है, तो उस पर चार्ज भी नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ बताना चाहते हैं कि जब क्वांटम सिस्टम में यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल में आते हैं, तो जैसे हम बोले कि फोटोन का मास 0 होता है, यानी रेस्ट मास 0 होता है। एंटी न्यूट्रिनो है, उसका रेस्ट मास 0 होता है। तो ये रेस्ट मास क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आइंस्टीन के मैकेनिक्स और न्यूटन के मैकेनिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? न्यूटन का मैकेनिक्स कहता है कि मास, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है या रेस्ट में है, दोनों स्थिति में उसका मास एक ही होगा। लेकिन आइंस्टीन का मैकेनिक्स क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, तो इसके मास को हम मान लिए m0, तो ये कहलाएगा रेस्ट मास। और अगर बॉडी मोशन में है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है, ये मोशन में है, तो इसके मास को m, तो यहाँ m0 को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट मास। और इस m को चूंकि मोशन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास, ठीक ना। और देखिए, रिलेटिविस्टिक मास कभी 0 नहीं होता है, लेकिन रेस्ट मास 0 हो जाता है। ऐसा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में नहीं है। यानी आइंस्टीन मैकेनिक्स में एक ही बॉडी के 2 मास की बात कही गई है। एक जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास, और जब वही बॉडी मोशन में आ गया तब उसका मास। तो ये दोनों मास अलग अलग होता है। ये रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास से ज़्यादा होगा, ठीक ना। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स बड़े क्लासिकल फिजिक्स है, बड़े। अब हम लोग के मास जो है, खड़ा रहें या चाहे दौड़ें, मास तो उतना ही रहता है, चेंज नहीं करता है। एक्चुअली चेंज करता है, लेकिन इतना कम चेंज करता है कि वो पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा इसका फार्मूला लिख के देखते हैं कि क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, यहाँ फार्मूला होता है ये रिलेटिविस्टिक मास का कि m0 1/v²/c², ये फार्मूला है। तो यहाँ से आप m0 भी निकाल सकते हैं, v²/c², ये हो गया। और किसी बॉडी का m जो होता है, रिलेटिविस्टिक मास 0 नहीं होता है। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर किसी पार्टिकल का मास अगर 0 हम लोग बोलते हैं, तो उसका रेस्ट मास 0 है। जैसे फोटोन, अगर मैं फोटोन की बात कहूं, फोटोन तो फोटोन का स्पीड जो होता है, फोटोन का स्पीड जो होता है c के बराबर होता है, लाइट के स्पीड से चलता है। तो इसका आप रेस्ट मास निकालिए, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? तो m1 - c²/c², चूंकि फोटोन का भी क्या है, c के बराबर है,
तो ये कट गया 1 बार में, यानी ये क्या हो गया 0, यानी क्या हो गया 0, यानी फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है 0। ठीक है, इसीलिए फोटोन पर चार्ज भी नहीं होता है क्योंकि फोटोन का मास 0 है। अगर एंटी न्यूट्रिनो की बात करें तो वही है कि उसका भी रेस्ट मास क्या है 0 है, तो उस पर चार्ज नहीं होगा क्योंकि जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो अब देखते हैं कि जहां यानी फोटोन का मास 0 होगा, रेस्ट मास 0 होगा। अच्छा, अगर इसी तरह ना रे में भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई कि जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हल्का सा मैंने चर्चा किया है पिछला वीडियो में। तो अगर मान लेते हैं कि कोई रे पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से और ये डेविएट कर गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव इस रे पर पड़ा। इसका मतलब जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है वहां चार्ज है, और जहां चार्ज है वहां मास है। तो इसी से जैसे बीटा रे हो गया, तो बीटा रे क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, इफेक्टेड होता है। इसका मतलब कि वो पार्टिकल है, वो उसमें मास है। तो ये भी एक कन्विंसिंग प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। यानी अगर किसी बॉडी को, अब आती बात कि अगर किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसका मास बढ़ेगा या घटेगा कि नहीं। तो देखिए, किसी बॉडी को यानी जब किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, इससे या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन को इसमें देंगे। तो अगर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मास घट जाएगा। अगर देंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी तब तक कह सकते हैं कि when a body is charged, its mass will change। इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है और इसका मास m है। अब एक यहां बॉडी है और एक यहां बॉडी है। अब इस पर मान लेते हैं मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इसका मतलब क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं m माइनस डेल्टा m। ठीक है, यानी m माइनस डेल्टा m क्या होगा, m से छोटा होगा, घट जाएगा। अब इस पर आते हैं, मान लेते हैं कि मैं इस पर निगेटिव चार्ज दे दिया। तो निगेटिव चार्ज दे दिया तो क्या होगा, इसका मतलब क्या कि इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को डाला। ठीक है, तब इसका क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसका मास क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तब इसके मास को मैं मान लिया कि डेल्टा m बढ़ गया, यानी m प्लस डेल्टा m ग्रेटर देन क्या होगा, m होगा। ठीक है, यानी यहाँ देखें कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, यानी जहाँ चार्ज है वहाँ मास जरूर है। ठीक है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे फोटोन पर मास 0 है, रेस्ट मास, तब फोटोन पर चार्ज नहीं है क्योंकि वहाँ मास नहीं है। अब किसी बॉडी को जब चार्ज देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो उसके अनुसार उसका मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो अगर किसी बॉडी पर
अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका मास घट जाएगा और निगेटिव देंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा। तो ये हो गया चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। अब आते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। सबसे अब इंपॉर्टेंट एक चार्ज का प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझें कि क्या है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू डिस्क्रीट हो, ना कि कोई वैल्यू हो, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो, डिस्क्रीट हो, तब उसको हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी जो है क्वांटाइज्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉपुलेशन की बात करते हैं, चलिए पॉपुलेशन से भी छोटा ले लेते हैं, घर की मेंबर की बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये घर में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, 4 मेंबर, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसमें मेंबर फिर बढ़ गया, एक और बच्चा जन्म ले लिया, तो कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो अब एक और बढ़ गया तो 4 के बाद क्या हो जाएगा? 5 होगा, और एक बढ़ जाएगा तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, है कि नहीं? यानी मेंबर क्या होंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या 4.5 हो सकते हैं मेंबर? नहीं हो सकते हैं। 4 ऐसा मेंबर हो सकते हैं? 4.2 हो सकते हैं? नहीं। जब भी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कम से कम 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो वैल्यू आते जाएगा, यहाँ देखिए कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर घर के मेंबर को कहें कि 3.5, 3.5 हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, 4.5, 4.5 हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये मेंबर जो है क्वांटाइज्ड है, यानी पॉपुलेशन क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया, जिसका वैल्यू क्या मिल रहा है? डिस्क्रीट मिल रहा है। अब इसमें आता है 1 क्वांटम। 1 क्वांटम का मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन, मतलब चेंज कम से कम कितना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉपुलेशन है, मेंबर है, घर के मेंबर, तो इसमें कम से कम बढ़ेगा तो क्या होगा? मान लेते हैं कि 4 है, तो कम से कम 1 बढ़ेगा, 5 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, और कम से कम घटेगा तो क्या होगा? 1 घटेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें से हाफ घट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ मेंबर बढ़ेंगे तो 1 बढ़ेंगे, या घटेंगे तो 1 बढ़ेंगे, घटेंगे तो हम कहेंगे कि 1 क्वांटम ऑफ पॉपुलेशन 1 हुआ, यानी चेंज कम से कम कितना हो रहा है। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे देखिए कि मान लेते हैं कि ये आप इस पर चल रहे हैं, ये एक रोड है, तो आप कहीं भी स्टेप डाल सकते हैं, है कि नहीं? कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं मैं एक इस तरह की सड़क की बात करता हूँ जो इस तरह से है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ भी गड्ढा है, यहाँ भी गड्ढा है, यहाँ भी गड्ढा है, और यहाँ भी गड्ढा है। ऐसे चलना है। इस तरह से है। अब देखिए, अब यहाँ आप यहाँ स्टेप देंगे, उसके बाद आपका अगला स्टेप यहाँ जाएगा, फिर अगला स्टेप यहाँ जाएगा, फिर यहाँ अगला स्टेप यहाँ जाएगा, यानी यहाँ जो स्टेप होगा आपका क्वांटाइज्ड हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि डिस्क्रीट वैल्यू, न कि कंटिन्यूअस वैल्यू। अब जैसे एग्जाम्पल में चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड है? कोई बॉडी से देखिए कम से कम चार्ज करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इस पर चार्ज कितना होगा? 1e। या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक और निकाल दिए तब कितना हो जाएगा? 2e। एक और निकाल दिए तो 3e,
4e 5e, यानी n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Ne, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और चार्ज प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो ये हो जाएगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो इसको कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको अगर लिख लें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि a physical quantity is said to be quantized if it can have discrete value rather than any value, rather than any value, any value, and the minimum variation in the value of quantity is called one quantum of that quantity। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक ना, एंड वन क्वांटम ऑफ चार्ज, वन क्वांटम ऑफ चार्ज बराबर क्या होगा, E, क्योंकि कम से कम किसी बॉडी पर चार्ज दे सकते हैं तो E दे सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या दे सकते हैं, यानी कोई बॉडी है तो इस पर या तो चार्ज देख सकते हैं 1e 2e 3e, इस तरह से Ne, इसलिए किसी बॉडी पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस Ne। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ कि जैसे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया, ई को कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के अलावा और सब भी क्वांटिटी होता है वो क्वांटाइज, जैसे एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होता है, जिसका वन क्वांटम एनर्जी का अगर कहें, एनर्जी के वन क्वांटम को एच न्यू कहते हैं, जहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, जिसको हम एम कहते हैं, एम एंगुलर मोमेंटम, और ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम जैसे एन एच बाई 2 तो ये h बाई 2 वन क्वांटम हो गया। तो इस तरह चार्ज क्वांटाइज्ड है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, मास भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास का वन क्वांटम जो है अभी तक पता नहीं है कि वन क्वांटम ऑफ मास कितना होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कि जैसे अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी जो होता है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ रहता है। जो लेटेस्ट डिस्कवरी है ये होता है क्वार्क। जैसे अगर ऐसे तो क्वार्क 6 होता है और 6 एंटी क्वार्क भी होता है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम 6 क्वार्क को, एक को अप क्वार्क कहें और एक डाउन क्वार्क कहें,
तो अप पर हो जाता है 2/3e चार्ज और डाउन पर हो जाता है -1/3e चार्ज। एंटी क्वार्क में अगर आ जाएं तो U बार अगर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2/3e और D बार पर हो जाएगा +1/3e। ठीक है, जैसे प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है और दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। चार्ज आप देख सकते हैं, डाउन क्वार्क 2 अप, तो 2 अप में 2/3e प्लस 2/3e और -1/3e क्या हो जाएगा, 4/3 में से 1/3 घटा 3/3 यानी क्या हो जाएगा +1। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें 2 डाउन और 1 अप क्वार्क होता है, 3 क्वार्क। तो देखिए यहाँ अप क्वार्क तो क्या हो जाएगा 2/3e और 2 डाउन क्वार्क, तो ये क्या हो जाएगा यानी 0, यानी न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0। लेकिन आप सोचेंगे कि ये क्वार्क अलग हो जाए, ये तीनों को अलग कर दें एक इंडिपेंडेंट, तो वैसा क्वार्क पॉसिबल नहीं होता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए, नहीं तो अगर इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाता तो अब 1 क्वांटम ई नहीं होता, क्योंकि इसका तो 1/3e होता है, इसका 2/3e होता है। इसलिए क्वार्क का अभी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है कि नहीं, इसलिए यहाँ 1 क्वांटम ऑफ चार्ज ई ही है। ठीक है, क्योंकि किसी बॉडी पर कम से कम ई ही चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ का कुछ प्रॉब्लम और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और खींचेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।